हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का हम करंट अफेयर्स। ठीक है, 6 तारीख करंट अफेयर देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आज का पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर क्या है? तो भारत की जन दर में गिरावट, एसआरएस रिपोर्ट का विश्लेषण, ये हम देखेंगे आज। ठीक है, इसको देखेंगे। तो भारत के महापंजीयक ने नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो ये सब पीछे ही जारी किया जाता है, बहुत पुराना वाला अब जारी किया जा रहा है 2025 में। तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है? अशोधित जन्म दर। ठीक है, तो बर्थ रेट तो समझ में आ रहा है, एक टर्म आया अशोधित। अशोधित मतलब कि ये डाटा तो दे दिया गया है लेकिन पूरी तरह से इसको बोल सकते हैं रिफाइन करके नहीं दिया गया है, यानी रो डाटा है। ठीक है, तो उसी अनुसार हम देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय अशोधित जन्म दर वर्ष 2022 में 19.1 से घटकर वर्ष 2023 में कितना हो गया है? इतना हो गया है। 2022-23 का सर्वेक्षण किया गया है, वो डेटा अभी हम देख रहे हैं। तो सबसे अधिक सीबीआर जो है बिहार का है। अभी भी बर्थ रेट कितना है? 25.8। ठीक है, और सबसे कम तमिलनाडु का है 12। अशोधित मृत्यु दर, देश की अशोधित मृत्यु दर वर्ष 2023 में 6.4 थी, जो वर्ष 2022 से कितना कम हुआ है? तो 0.4, मतलब ये 0.8 था। कुल प्रजनन दर, देश की कुल प्रजनन दर वर्ष 2023 में 1.9 तक गिर गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है। ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा बताया जाता था। यही शायद प्रतिस्थापन स्तर है, तो उससे भी ये यहाँ तक गिर गई, उससे भी कम हो गई है। शिशु मृत्यु दर, अंतरराष्ट्रीय औसत घटकर 25 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय औसत घटकर कितना हो गया? 25 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गया। मतलब 1000 बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें अभी 25 बच्चे मर जाते हैं। ये होता है शिशु मृत्यु दर। तो इधर जो भी है, जन्म दर हो, मृत्यु दर हो, वो 1000 पे ही होता है, 100 पे नहीं होता, ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। जन्म के समय लिंगानुपात, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या है उसके बारे में। देश में जन्म के समय लिंगानुपात जो है 1917 था। ठीक है, छत्तीसगढ़ 1974 और केरल 1971 में उच्चतम, जबकि उत्तराखंड 868 में सबसे कम था। बुजुर्ग की जनसंख्या की बात किया जाए तो देश में बुजुर्ग यानी 60 प्लस वर्ष का अनुपात बढ़कर कुल जनसंख्या का 9.7% हो गया है। मतलब भारत अब युवा हो गया है, बूढ़ों लोगों की संख्या क्या है? कम हो गया है, मात्र 9.7%। जन्म दर में गिरावट के कारण क्या है? महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में वृद्धि, परिवार नियोजन तक बेहतर पहुंच, शहरीकरण और स्वास्थ्य सुधार इसके प्रमुख कारण हैं। आगे परिणाम और आगे की राह क्या है कि इस गिरावट से जनसंख्या की लाभांश की अवधि कम हो सकती है और भविष्य में वृद्धि होती जनसंख्या तथा सिकुड़ते कार्यबल का जोखिम भी है, क्योंकि सब एक साथ जब युवा हुए हैं तो आने वाले समय में एक साथ बूढ़े भी होंगे, जैसे चीन में हो रहा है। इससे निपटने के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, पिछड़ रहे राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने और वृद्धावस्था के लिए सामाजिक सुरक्षा सुधारों पर बल देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए ये जीएसटी वाला हमने पहले भी देखा था। आज थोड़ा सा अलग पॉइंट कुछ है, बट ये खुल नहीं रहा। आज एक ही नहीं खुल रहा है, आगे खुल रहा है। विदेश एवं आप्रवासन अधिनियम 2025, भारत की नई एकीकृत इमिग्रेशन नीति। चलिए इसके बारे में हम देखेंगे। तो
तो क्या है, 1 सितंबर 2025 से संसद द्वारा पारित विदेशी एवं अप्रवासन अधिनियम 2025 लागू हो गया, जिसने अप्रवासन संबंधी सभी बिखरे हुए कानूनों को एकीकृत कर दिया है, एक साथ कर दिया है। तो क्या है, नए अधिनियम के बारे में हम देखेंगे, विदेशी एवं अप्रवासन अधिनियम 2025। ठीक है, यह अधिनियम विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहराव, आवाजाही और निकासी को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल और केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था बनाता है। इसने 1920, 1939, 1946 और 2000 के 4 पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया है। इसमें प्रावधान क्या है कि वैध दस्तावेज आवश्यक, मुख्य प्रावधान में देखेंगे, भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, आगे पंजीकरण व्यवस्था, विदेशी नागरिकों को स्थानीय एसपी, डीएसपी या एफआरआर के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। आगे है आवास प्रदाता की जिम्मेदारी, होटल, हॉस्टल आदि को विदेशी नागरिकों की जानकारी 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन देनी होगी। ये क्या है, आवास प्रदाता की जिम्मेदारी। अच्छा, आवास प्रदाता मतलब किसी को जो आवास हम प्रदान करते हैं, जैसे होटल है या हॉस्टल है आदि को, क्या है, कोई भी विदेशी नागरिक आए तो उसके 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन इसकी जानकारी देनी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, सभी सूचनाएं पोर्टल पर और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगी। जुर्माना एवं दंड, उल्लंघन पर 10,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। छूट प्राप्त श्रेणियां, इस अधिनियम के तहत नेपाल और भूटान के नागरिकों, तिब्बती शरणार्थियों, कुछ पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों और राजनयिकों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। महत्वपूर्ण चिंताएं इसकी क्या है, तो यह अधिनियम सभी कानूनों को एकीकृत कर पारदर्शिता और सरलता लाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। बाकी अत्यधिक केंद्रीकरण, राज्यों की सीमित भूमिका और डाटा गोपनीयता को लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की गई है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। चांदी के आभूषणों पर, ठीक है, अब HUID हॉलमार्किंग जानी क्या है, नहीं। ठीक है, तो HUID का मतलब क्या है, हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हाल ही भारत में चांदी के आभूषणों और अन्य चांदी की वस्तुओं के लिए स्वैच्छिक आधारित हॉलमार्किंग लागू की गई। यह पहल उपभोक्ताओं के लिए चांदी की शुद्धता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम है। HUID आधारित हॉलमार्किंग क्या है? HUID एक 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। तो ये सब प्रश्न में पूछा जाता है कि ये कितने अंकों का होता है, हॉलमार्क कितना अंक का होता है, फिलहाल हमें भी नहीं याद है। तो ये तो अभी जो हम देख रहे हैं देखेंगे, HUID 6 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो हर हॉलमार्क वाले आभूषण को एक अलग पहचान देता है। इससे आभूषण की पूरी ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित होती है और उपभोक्ता BIS केयर ऐप के माध्यम से उसकी शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। आभूषण पर अनिवार्य निशान, BIS स्टैंडर्ड मार्क, साथ में सिल्वर लिखा हुआ रहेगा। अच्छा, कैसा निशान रहेगा, तो BIS स्टैंडर्ड मार्क कुछ रहेगा BIS का, उस पे सिल्वर लिखा हुआ रहेगा, प्योरिटी ग्रेड बताया हुआ रहेगा। तो ये कुछ यहाँ पे है इस तरह का, और HUID कोड कुछ होगा जिसको आप स्कैन करके ये जो साइट है या इसके उस पे देख सकते हैं। फिर है ये कुछ है यहाँ पे, ये सब आभूषण, ये सब में कुछ हॉलमार्किंग ये सब से रिलेटेड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे IS कुछ यहाँ नंबर दिया गया है 2014, ये 2025। ठीक है, ये जो नया नियम अभी बना है उसके लिए ये पहले 2014 का था कुछ वो है। नए मानक IS इतना में दो नए शुद्धता ग्रेड 958 और 999 जुड़े गए हैं और 4 पुराने हॉलमार्क घटकों की जगह अब केवल 3 घटक BIS मार्क, शुद्धता और HUID कोड होंगे।
ये 3 कुछ होंगे, ठीक है। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो गई है। बुनियादी ढांचा और कार्यान्वयन कार्यान्वयन साल 2025 तक 87 जिलों में 230 जीआईएस मान्यता प्राप्त जांच एवं हॉलमार्किंग केंद्र संचालित है। वित्त वर्ष 2024-25 में 32 लाख से अधिक चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की जा चुकी है। चलिए देख लेते हैं और कुछ, ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये देखते हैं, ऐसे ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसका मेजबान देश ये सब क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन दूसरे एग्जाम के लिए काम में आ जाएगा। फिर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का कार्यक्रम घोषित हुआ है। भारत और श्रीलंका इसका क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2025 में आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप का आधिकारिक कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जो है 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा, ठीक है। प्रतियोगिता का प्रारूप क्या है, यह टूर्नामेंट राउंड रॉबिन प्रारूप में होगा। ये क्या होगा, देखने वाली बात है, ठीक है। जहां प्रत्येक टीम एक बार अन्य टीमों से भिड़ेगी, जहां प्रत्येक टीम एक बार अन्य टीमों से भिड़ेगी। कुल 28 लीग मैच होंगे। इसके बाद शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइंग करेंगी। मेजबान शहर और टीमें, तो भारत, ठीक है, और श्रीलंका तो मेजबान देश हो गया। अब शहर कौन कौन है, तो गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम, नवी मुंबई, ये 4 जगह भारत में होंगे। श्रीलंका की बात किया जाए तो कोलंबो, आर प्रेमादास स्टेडियम। पाकिस्तान के सभी मैच यहीं आयोजित होंगे। तो श्रीलंका को मेजबानी देने का कारण है कि पाकिस्तान को भारत को में बुलाकर खिलाना नहीं चाहता, ठीक है। इसलिए श्रीलंका यानी पाकिस्तान के जितने भी मैच होंगे वो श्रीलंका में होंगे, ठीक है। प्रतिभागी टीम कितने हैं, तो इसमें 8 होना चाहिए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, ठीक है। तो भारतीय टीम की बात तो हो गया। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम इस घरेलू टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार होंगी। टीम में स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। तो ये कुछ है, ठीक है। लेकिन मेन इसमें क्वेश्चन सिर्फ वही याद रखना है कि भारत और श्रीलंका इसके मेजबान होंगे। ज्यादा से ज्यादा याद रखना श्रीलंका को क्यों बनाया गया मेजबान, तो पाकिस्तान का जो भी मैच है वो क्या होगा, श्रीलंका में होगा। पाकिस्तानियों को भारत में आने की इजाजत नहीं होगी, शायद ऐसा है, ठीक है। तो आज हमने देख लिया करंट अफेयर। कल मिलते हैं। कल संडे को करंट अफेयर का क्लास नहीं रहेगा, सोमवार को मिलते हैं, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है।